हाय एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा है एग्रीकल्चरल इनकम। हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे टैक्स पेयर, जो हमारे असेसीज होते हैं, उनकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसका असेसमेंट कैसे होता है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जम्प्ट होती है क्योंकि हम अपने फार्मर्स के से टैक्स नहीं ले सकते। तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी वैसे तो एग्जम्प्ट होती है, बट हम जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो कुछ सेक्शन पढ़ने होते हैं, सेक्शन पढ़ने होते हैं तो कुछ सब सेक्शन पढ़ने होते हैं, कुछ क्लोज पढ़ने होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़नी होती है। ये सारी बातें मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोला जाऊं तो प्रोविजन पढ़ने हैं, कंडीशन पढ़नी है। तो आइए उन चीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम के प्रोविजन क्या है, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, क्या एग्जम्प्टेड पोर्शन आता है, क्या टैक्सेबल पोर्शन आता है, और सारी बातों को हम पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। आपका एग्रीकल्चर इनकम, यस प्लीज, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। पहला पॉइंट देखेंगे क्या कहता है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट आपका कहता है एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ एग्जम्प्ट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। एग्रीकल्चर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, किस में? टोटल इनकम में। किसकी? असेसी की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जम्प्टेड होती है। पहली बात समझ आई। दूसरा, द रीजन इज दैट, यानी एग्रीकल्चर इनकम को हमने एग्जम्प्ट क्यों किया? बिकॉज द रीजन इज दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू लिवाई अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। हमारे संविधान में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल करने का। तो फिर अधिकार किसके पास है? अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास अधिकार है? स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। और आपको पता है इलेक्शन होते रहते हैं, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी भी पार्टी ने एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर दिया तो अगले सेशन में उनकी सत्ता नहीं आएगी। आपको पता है ज्यादातर वोट्स हमारे कृषि भाई, हमारे फार्मर से मिलते हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। ठीक है जी, दो बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। दिस डेफिनेशन मतलब एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन की बात हो रही है। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इज वेरी वाइड एंड कवर्स द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टिवेटर्स बट ऑल्सो द लैंड होल्डर्स। जो आपके गेहूं उगाते हैं, जो आपके उत्पादन उगाते हैं, उन्हीं को सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे, बट जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर उस लैंड से उनको इनकम होती है तो वो इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक हो और आप उसको किराए पर देते हो, हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे, लैंड किसी की होती है, उस पे कृषि और कोई करता है, तो जो उसको किराया मिलेगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा। एग्रीकल्चरल इनकम में रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, या तो रुपया आ जाए
खाते में या कैश में, या फिर जो चीज वहां पर उगाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं उगाए तो गेहूं की एक गाड़ी भिजवा दो तो वो किराया माना जाएगा। तो आपका रेंट इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में आती है। ठीक है जी, तो हमने डेफिनेशन भी देख ली, आगे के पॉइंट पर चलते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। 3 प्रकार की एग्रीकल्चरल इनकम होती है। बस ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, जरा यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, इट मे बी रेंट, या तो वो किराया हो सकता है, और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में होनी चाहिए। क्या पता आपकी यूएसए में कोई एग्रीकल्चर लैंड हो और उससे किराया आता हो, क्वेश्चन में गिवन हो, बताइए क्या इस पर टैक्स लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी भारत में नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल, और ये एग्रीकल्चर में यूज होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम में बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। मैंने आपको बताया था, पिछली डेफिनेशन में बात हुई थी कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बहुत वाइड है। तो यही बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि आप किसी फार्म, किसी बिल्डिंग से भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके एग्रीकल्चर इनकम को कमा सकते हो और उसको एग्जम्पशन में क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी। तीसरी हमारी आती है, यानी कि हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर इनकम 3 रूप से हम कमा सकते हैं। पहला हमने देख लिया, दूसरा हमने देख लिया। पहला आपका रेंट से रिलेटेड था, दूसरा आपका किसी बिल्डिंग फार्म से रिलेटेड था, आपने वहां पे खेती करी और एग्रीकल्चर इनकम कमाई। अब तीसरा देखते हैं, इट मे बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय, आप जमीन से इनकम कमा सकते हो, या तो उस पे एग्रीकल्चर कर लो यानी कि खेती कर लो, या फिर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। मैं इसको क्या बोलना चाहूंगा? मैं इसको बोलना चाहूंगा प्रोसेसिंग। मतलब आप खेती तो करते नहीं, बट जब चावल के धान उग जाते हैं तो धान से चावल को अलग करते हो। अगर आप ये कार्य करते हो, इसकी प्रोसेसिंग करते हो, जिसको ओपन मार्केट में विदाउट प्रोसेसिंग नहीं बेचा जा सकता, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, यानी कि आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग करते हो टू मेक इट इनटू सेलेबल फॉर्म इन द मार्केट। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी। तो ये था आपका थर्ड का बी पॉइंट। थर्ड का सी पॉइंट क्या कहता है? द सेल बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड। मैंने आपको बताया था कि रेंट आपका काइंड में हो सकता है। तो जब आपको गेहूं की बोरी मिल गई और आपने उन गेहूं की बोरी को बेच दिया, या तो आपने बेचा या फिर उस फार्मर ने खुद ने बेच दिया, तो दोनों चीज आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। ठीक है जी, बात समझ आई? देखो एक एक पॉइंट अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो हमने अभी तक क्या देखा एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने एक बार देखा कि एग्रीकल्चर इनकम, फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देखी। एग्रीकल्चर इनकम 3 रूप से आप कमा सकते हो, पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरे के फर्दर 3 रूप। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए अब देखते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अबव डिस्कस 3 एग्रीकल्चर इनकम इन डीप। हमने देखा कि 3 तरह से आप एग्रीकल्चर इनकम करते हो। पहला
दूसरा और तीसरा हमने एक बार इनको ऊपर से तो देख लिया, अब इनकी एक बार डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो आने वाली कुछ स्लाइड्स में इन तीनों के ऊपर चर्चा होने जा रही है, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। आपको क्या मिला? रेंट मिला। किस जमीन से? जो जमीन इंडिया में है, और जो जमीन किस पर्पस में यूज हो रही है? खेती बाड़ी में यूज हो रही है। ठीक है जी, तो इसमें क्या देखना है हमें? रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड एंड लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में होनी चाहिए। इफ एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री देन द एंटायर इनकम वुड बी टैक्सेबल, मैंने आपको बताया था। और तीसरा, लैंड शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। तो तीन चीज होनी चाहिए। रेंट आपको उस जमीन से मिलना चाहिए, रेंट आपको जो मिल रहा है वो जमीन इंडिया में होनी चाहिए, और जो वो जमीन है वो कृषि खेती में यूज होनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। द रेंट कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट। इट इंप्लाइज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी। ओनरशिप ऑफ लैंड किसके पास है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेंट किसको मिल रहा है? जिस भी रिसीवर को मिल रहा है उसके हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो हमने क्या देखा? द रेंट कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द ओनर, या तो जो लैंड के ओनर है उनको किराया मिलाओ तो अच्छी बात है, या फिर जो हमारे टेनेंट होते हैं लैंड को सब लेंट कर देते हैं। एक मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर लिया क्योंकि मिस्टर बी को खेती करनी थी। ए बी सी, ए ने मतलब बी ने ए से जमीन ली क्योंकि बी को खेती करनी थी, वही जमीन बी ने क्या करा? सी को सबलेट कर दी, सबलेट कर दी। अब सी किराया देंगे बी को तो बी के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, और बी किराया देंगे ए को तो ए के हाथ में भी आपका एग्जम्प्ट होगा। तो हमको ओनरशिप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जो किराया मिला है वो आपको एग्रीकल्चर लैंड से मिला है, जो लैंड इंडिया में है और जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रही है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। बात समझ आई? चलिए, द स्कोप ऑफ द टर्म रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इज मच ब्रॉडर देन रेंट, इट इंक्लूड्स इनकम अदर देन रेंट। रेवेन्यू में रेंट भी आता है और अदर इनकम भी आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फीस रिसीव्ड फॉर रिन्यूअल फॉर ग्रांट ऑफ लैंड ऑन लीज वुड बी रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। मैं तो कह रहा हूं आपके लैंडलॉर्ड को, यानी लैंड के लैंडलॉर्ड को जो भी पैसा टेनेंट से मिला सब एग्जम्प्ट होगा, सब आपका रेवेन्यू में आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? तो हमने पहला टाइप कंप्लीट किया। अब देखते हैं दूसरा टाइप हमको क्या पढ़ना है। सर दूसरे टाइप को छोड़ के आप तो तीसरे पे आ गए, प्लीज एक बार हम तीसरा पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दूसरा थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम तीसरे को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे मन में शांति हो जाएगी कि एग्रीकल्चर इनकम 3 प्रकार से होती है, 2 प्रकार हमने सीख लिए, तीसरे प्रकार को सीखना है। तो पहले हम तीसरे प्रकार को देखते हैं, क्या है? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड। ठीक है, इट ऑल्सो हैव फर्दर 3 कैटेगरी, हमने बात की थी। 3 का ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर था। ये देखिए, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था और सी पॉइंट था। तो हमने यही बात तो लिखी, इट ऑल्सो हैव फर्दर 3 कैटेगरीज। तो अब 3 कैटेगरी को पढ़ेंगे और आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कैटेगरी नंबर ए, एग्रीकल्चर। तो उस लैंड से आप एग्रीकल्चर करते हो, आप कृषि बाड़ी करते हो, तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। इट इन्वॉल्व्स बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन।
एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि आप बीज भी आप बोएंगे, मिट्टी को भी आप जोतेंगे, आप उसमें फसल भी आप बोएंगे, उसको आप काटेंगे भी। तो आपके बेसिक और जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं, बीज के बोने के बाद जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होते हैं, दोनों को आप अगर भली भांति पूरा करते हो तो हम कहेंगे कि हां आपने एग्रीकल्चर इनकम अर्न की है। तो बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मींस दोज ऑपरेशंस बाय एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषि विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, जिनकी जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड आर द बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन को हम क्या कह सकते हैं? नेसेसरी ऑपरेशंस। इनके बिना एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बेसिक ऑपरेशंस। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होते हैं? मींस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। जब आप जमीन से धान को उठा लो, उसके बाद की जो एक्टिविटी होती है उसको हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडिंग, डिगिंग एटसेट्रा आर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए अब एक क्वेरी है। क्वेरी क्या है आइए देखते हैं। वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी, जो ये हमारी छोटी छोटी नर्सरी होती है, आपने आसपास अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में देखा होगा, जो नर्सरी होती है, जो प्लांटेशन करती है, छोटे छोटे पौधे उगाती है, तो उनको जो इनकम होती है क्या वो एग्जम्प्ट होगी? आइए देखते हैं। अच्छी क्वेरी है। वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर इनकम, नर्सरी से होने वाली इनकम को क्या आप एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे? आइए देखते हैं इसके पीछे कंक्लूजन क्या निकला। यस, ये एग्रीकल्चर इनकम है एज पर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ये तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑन लैंड और नॉट। बेसिक ऑपरेशन पूरे हुए या नहीं हुए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या याद रखना है कि नर्सरी से जो इनकम हुई है वो आपकी क्या है? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपके बड़े क्वेश्चन में मिलकर भी आ सकता है, और अलग से छोटा क्वेश्चन भी 3-4 नंबर का आ सकता है। क्या पता कोई केस स्टडी बना दी जाए, तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। कैटेगरी नंबर बी मैं आपको बता देता हूं। हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा है इनकम। एग्रीकल्चर इनकम 3 प्रकार की होती है, उसमें फर्दर आपकी 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी नंबर ए को हमने कंप्लीट कर लिया, अब कैटेगरी नंबर बी पर हम आ चुके हैं। चलिए, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। मतलब आप कुछ ऐसी प्रोसेस कर रहे हो जिसके बगैर वो प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिक सकता, तो आपको उस प्रोसेसिंग से जो पैसा मिलेगा हम उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। अब आप ये कह सकते हो सर गेहूं की चक्की होती है, गेहूं पिसता है और आटा बन जाता है, तो गेहूं मार्केट में अपने आप में रॉ मटेरियल भी बिक सकता है ना, तो गेहूं की प्रोसेसिंग को आप एग्जम्प्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो गेहूं है वो अपने आप में अकेला भी बिक सकता है। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स टू मेक द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ सेलेबल commodity, sometimes to make the agriculture produce a sellable commodity it becomes necessary, ये जरूरी होता है to perform some kind of process on the produce,
जो आपने उत्पादन उगाया है उसको मार्केट में बेचने के लिए जरूरी है कुछ प्रोसेस करना। कभी कभी ऐसा होता है, तो अगर आप उस पर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, उसके बदले में पैसा रिसीव करते हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाएगा। द इनकम फ्रॉम द प्रोसेस, जो आपको इनकम हुई है, एम्प्लॉय टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट इट टू बी टेकन टू द मार्केट वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम, तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। हाउएवर इट मस्ट बी अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय द कल्टीवेटर, यानी कि जिसने वो प्रोड्यूस हटाया जमीन से, जिसने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, या तो वो फर्दर प्रोसेस वो करेगा, या फिर रिसीवर ऑफ रेंट, यानी कि जिसको रेंट इन काइंड मिला वो भी कर सकता है। एंड द प्रोसेस मस्ट बी अप्लाइड, और प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, टू मेक द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अगर आप अननेसेसरी की प्रोसेसिंग कर रहे हो ना और फिर इनकम कमा रहे हो, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। देखो, मैं एक बात को बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में फंसा सकती है। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए अब आगे देखते हैं। अभी कैटेगरी बी चल रही है आपकी, प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट इट टू बी टेकन टू द मार्केट। सेम हेडिंग है, अभी सेम टॉपिक चल रहा है, यानी आपकी कैटेगरी नंबर बी चल रही है। इट इंक्लूड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है। थ्रैशिंग, विनोइंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, क्रशिंग एटसेट्रा आर टू बी ट्रीटेड एज प्रोसेसिंग। However, if marketing process is performed on a produce which can be sold in its raw form, जैसे गेहूं, जब गेहूं अपने कट्टे में पैक होकर बिक सकता है, उसको क्यों आटा बना रहे हो जबरदस्ती? और अगर आपका काम है आटा बनाना, तो जो आप इनकम जनरेट करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो आप प्रोसेस करोगे ना, वो क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि आप उसको मार्केट में अच्छे से बेच सको। However, if marketing process is performed on a produce which can be sold, जिसको हम अपनी रॉ फॉर्म में बेच सकते हैं, then income derived therefrom is partly agriculture and partly business income, और बिजनेस इनकम आपकी क्या बनेगी? टैक्सेबल। ठीक है जी, तो क्या हुआ, आपने पहले गेहूं उगाए, तो जब गेहूं उगाए उनको बेचा तो आपकी एग्जम्प्ट हो गई, बट क्या पता आपने फिर फर्दर प्रोसेसिंग कर दी उनकी, तो फिर जो फर्दर प्रोसेसिंग का पैसा मिला तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम बनेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट जो प्रोसेसिंग फीस आपने चार्ज करी वो बिजनेस इनकम हो जाएगी। क्या पता एक फार्मर की अपनी आटे की चक्की भी हो, ठीक है जी, तो वो अपने खेत से गेहूं को लाता है और चक्की में प्रोसेस करके आटा बनाकर बेच देता है, तो यहां पर इनकम पार्टली एग्जम्प्ट होगी और पार्टली टैक्सेबल। ठीक है जी, बात समझ आई? चलिए अब आपकी कैटेगरी नंबर सी आ गई। मतलब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। हम देख रहे थे कि तीसरी इनकम हमारी कौन सी होती है, उसमें फर्दर 3 कैटेगरी होती है। 2 कैटेगरी हम पढ़ चुके और तीसरी कैटेगरी पर हम आ चुके। सेल ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन मार्केट। आपको अगर रेंट इन काइंड मिला है और आप उस किराए को, यानी आपके पास जो गेहूं की गाड़ी आई है, आप उसको मार्केट में फर्दर बेचते हो, तो जो आपको पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एनी प्रोड्यूस टू द कल्टीवेटर, या तो उसने खुद बेच दिया, और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, जिसको किराया इन काइंड मिला उसने बेचा, इज एग्रीकल्चर इनकम, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। प्रोवाइडेड, शर्त क्या है? प्रोवाइड का मतलब होता है शर्त। शर्त क्या है? इट इज फ्रॉम लैंड, वो उस लैंड से होनी चाहिए सिचुएटेड इन इंडिया, जो इंडिया में है, और वो लैंड किस पर्पस के लिए यूज की गई? यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। ठीक है जी, ये वाली बात भी मैं आपको बता चुका हूं। बात समझ आई? चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। नाउ
देयर इज एन इशू, एक इशू आता है, क्या आता है, ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब ये कैसे डिसाइड करे कि कितना हिस्सा आपका, ये कैसे डिसाइड करे कितना हिस्सा आपका एग्जम्प्ट होगा और कितना हिस्सा आपका टैक्सेबल होगा। तो उसके लिए हमको कुछ रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स का हमको पालन करना है। वी हैव टू रीड आउट रूल्स, रूल 7A, रूल 7A, रूल 7, रूल 7B और रूल 8। ये 4 रूल आपको पढ़ने हैं। वी हैव टू रीड 4 रूल्स ऑफ इनकम टैक्स रूल। तो आपको इन 4 रूल्स को एक बार पढ़ना होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी इनकम आपकी एग्रीकल्चर मानी जाएगी यानी एग्जम्प्ट मानी जाएगी और कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी और टैक्स कौन से ऐड में लगता है, पीजीबीपी में टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आई। चलिए अब एक बार रूल्स की तरफ चलते हैं। चलिए तो रूल नंबर 7 को देखते हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। एनी प्रोडक्ट मतलब मैं आपको जो आगे के रूल है, रूल नंबर 7A, 7B और 8, उसमें हम बात करेंगे टी की, कॉफी की और रबर की। तो अगर आप इन सब की खेती बाड़ी करते हो तो इन सब के लिए तो रूल अलग है, बट इनके अलावा आप जितने भी प्रोडक्ट उगाते हो उनके लिए रूल नंबर 7 क्या कहता है। मतलब हम ये रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है एग्रीकल्चर इनकम का हिस्सा कितना है और आपका पीजीबीपी यानी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा कितना है। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, इन तीनों को छोड़कर आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ग्रोइंग करते हो और उससे जो इनकम कमाते हो, उस केस में हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। रूल नंबर 7, वेयर इनकम इज पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शियली इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम यानी पीजीबीपी। तो इस केस में क्या होगा, देन द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें भी आप डील कर रहे हो, which has been utilized as raw material in such business or the sale receipt of which are included in the accounts of the business shall be deducted। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ, जब आपकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है, जिसमें कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम का भी है और कुछ हिस्सा आपका टैक्सेबल इनकम का भी है। तो आप क्या करेंगे, जो मार्केट वैल्यू होगी ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच हैन बी यूटिलाइज एज रॉ मटेरियल इन सच बिजनेस और या फिर सेल रिसिप्ट ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस शैल बी डिडक्टेड। जो भी चीज आपको मिल जाए, या तो मार्केट वैल्यू मिल जाए या जितने में आपने बेचा वो मिल जाए, इन दोनों फिगर को आप माइनस कर दोगे इस 10 लाख रुपयों में से। ठीक है जी, इस 10 लाख रुपयों में से आप माइनस कर दोगे। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसका मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। मतलब इस रूल नंबर 7 के पास मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बट इससे पहले एक क्वेश्चन क्या आता है, लेट्स सी हाउ टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू। इस मार्केट वैल्यू का पता कैसे लगाए। हमको ये तो पता लग गया, जो आपके 10 लाख रुपए है उसमें से कुछ चीज आपको माइनस करनी है, या तो वो कुछ चीज क्या होगी, मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो सेल रिसिप्ट आप माइनस कर देंगे। ठीक है जी, बट मार्केट वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना जरा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगानी है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यानी कि 2 केस निकल कर आते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कैपेबल
of being sold in the market, then in such a case the value calculated at the average price at which it has been sold. अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बिक सकता है, मार्केट में सेलेबल है, तो आप क्या करोगे, एवरेज प्राइस पर इसकी वैल्यूएशन कर दोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस पर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, जब हमारे प्रोविजन पूरे हो जाएंगे तो पक्का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, केस नंबर 2 क्या कहता है, इट इज पॉसिबल दैट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी सोल्ड इन द मार्केट इन इट्स रॉ फॉर्म। जैसे आपके राइस का जो धान होता है वो रॉ फॉर्म में नहीं बिक सकता, तो आप उसको क्या करोगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्डिनरी प्रोसेस इन सच केस, इस केस में क्या होगा, द मार्केट वैल्यू विल बी द टोटल ऑफ द फॉलोइंग। 3 अमाउंट आपको जोड़ने हैं और मार्केट वैल्यू आ जाएगी। 3 अमाउंट कैसे, कल्टीवेशन में जो खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, आपने मिट्टी जोती, आपने बीज डाला, आपने फिर धान को निकाला, जो भी सारा खर्चा हुआ वो ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे द लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड। अगर आपने वो लैंड किराए पर ली हुई है तो जो आपने किराया पे कर दिया वो आप ऐड करेंगे। फॉर द एरिया इन विच इट वॉज ग्रोन, जिस एरिया में आपने वो धान उगाया है। और तीसरा अमाउंट क्या ऐड करेंगे, सच अमाउंट एज द असेसिंग ऑफिसर फाइंड, जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी कह दे, अप्रूव कर दे, वो अमाउंट भी आपको लेना पड़ेगा और वो आपकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। बस इस मार्केट वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ आई, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस रूल की बात जरूर करूंगा। ठीक है, एक रूल होता है खत्म, रूल नंबर 7 होता है खत्म। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 7A, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अगर आप क्या करते हो, रबर उगाते हो, रबर का उत्पादन करते हो, तो इस केस में एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना होगा और आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा, यह पता लगाना जरूरी है और इसके ऊपर लिखना इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर उठकर आया तो इनसे जरूर आ सकता है। आपको एक फिगर दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट पीजीबीपी के क्वेश्चन में भी मिलकर आ सकता है। ठीक है जी, तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, बिल्कुल अपनी दिल की गहराई में उसको बसा लेना, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ने हैं, तो सारे प्रोविजन अच्छे से हमको आने चाहिए। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इन सच केसेस, रबर के केसेस में क्या होगा, रबर के केसेस में क्या होगा, 35% प्रॉफिट ऑन सेल इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो 10 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, तो इसका 35% यानी 3.5 लाख क्या होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, उसके आगे पढ़ते हैं, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड उसके बाद क्या होगा, द बैलेंस 65% यानी कि 6.5 लाख शैल बी एग्जम्प्ट इज एग्रीकल्चर इनकम एंड इज एग्जम्प्ट। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो रबर का बिजनेस करते हो तो 35% टैक्सेबल हो जाएगा और आपका 65% एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए, रूल खत्म हो गया, छोटा सा रूल था। अब देखते हैं रूल नंबर 7B, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। जैसे मैं आपको बता रहा था, इन तीनों के अलावा जो भी आप बनाते हो उन पे रूल नंबर 7 लगेगा
और फिर रूल नंबर 7A हमारा रबर के लिए है और रूल नंबर 7B हमारा कॉफी के लिए है। आइए देखते हैं। रूल नंबर 7B में भी हमको 2 फर्दर पार्ट और पढ़ने हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। अगर आप कॉफी का उत्पादन करते हो तो यहां पे फर्दर 2 कैटेगरी आपको और पढ़नी पड़ेगी। कैटेगरी नंबर ए क्या कहती है कि 25% को टैक्सेबल करेंगे और 75% को एग्जम्प्ट करेंगे। अभी रीजन बताऊंगा। कैटेगरी बी क्या कहती है, 40% को टैक्सेबल करेंगे और 60% को एग्जम्प्ट करेंगे। अब दोनों कैटेगरी के पीछे रीजन क्या है वो एक बार देखते हैं। इन केस ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, अगर सिर्फ ये दोनों काम आपने किए हैं, ग्रोन एंड कर्ड, बाय द सेलर इन इंडिया, इंडिया में जरूर होना चाहिए, देन 25% प्रॉफिट ऑन सेल इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड द 75% बैलेंस इज एग्रीकल्चर इनकम एंड इज एग्जाम। तो आपको दोबारा बताना चाहता हूं, अगर ये सिर्फ दोनों काम किए आपने कॉफी के साथ तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, बट अगर आपने जो कार्य किया वो बहुत सारे कार्य कर दिए तो बेनिफिट आपको कम मिलेगा। तो आइए सेकंड कैटेगरी में चलते हैं। इन केस ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, आपने उगाई भी, कट भी करी, रोस्टेड भी करी एंड ग्राउंडेड भी करी बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग सिसोरसी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, आपने फ्लेवर मिलाए हो या ना मिलाए हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये वाले कार्य देखने हैं। तो फिर क्या होगा, 40% आपका टैक्सेबल होगा, 40% प्रॉफिट ऑन सेल इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, एंड जो आपका बैलेंस 60% होगा उसकी आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 7B में फर्दर 2 कैटेगरी आपने और देखनी है। बात समझ आई? चलिए अगले रूल पर चलते हैं। छोटा सा रूल था, खत्म हो गया। रूल नंबर 8 और लास्ट क्या कहता है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ये चाय के बारे में बात करता है। तो आइए देखते हैं कितना परसेंट हिस्सा एग्जम्प्ट होगा और कितना परसेंट हिस्सा टैक्सेबल होगा। चलिए, रूल नंबर 8, दिस रूल अप्लाइज ओनली इन केसेस वेयर द assessee himself grow tea leaves and manufacturing tea in India। ये रूल सिर्फ किस पर लगता है, जो असेसी खुद चाय उगाता है और उस चाय से फिर चाय की पत्ती बनाता है, यानी जो चाय की पत्ती हम डालते हैं अपनी चाय में वो बनाता है। इन सच केस, इस केस में क्या होगा, 40% को टैक्सेबल रखेंगे और 60% को एग्जम्प्ट रखेंगे। 40% प्रॉफिट ऑन सेल इज आपका होगा टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और आपको ना एक बात और बताऊं, जब पीजीबीपी में आप हमसे टैक्स ले रहे हो तो फिर पीजीबीपी में जो छूट मिलती है ना उसका फायदा भी हम उठाएंगे। ठीक है जी। फिर बैलेंस 60% इज एग्रीकल्चर इनकम एंड हेंस इट इज एग्जम्प्ट। ठीक है जी, बात समझ आई। और यहां पे आके मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी एक बहुत बड़ी कहानी चल रही थी, कौन सी कहानी सर, हमारी कहानी चल रही थी ये वाली तीसरी इनकम। मतलब कि 3 प्रकार की इनकम होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर चुके, हम थर्ड डिस्कस कर चुके, बस अब हमको सेकंड को डिस्कस करना है। तो मैं ये बता रहा था रूल्स खत्म हो गए, और रूल्स जब खत्म हो गए तो उसके साथ साथ हमारी कैटेगरी नंबर 3 यानी कि जो तीसरी इनकम होती है वो भी खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। ठीक है जी, इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए,
चलिए तो दूसरा टाइप भी एक बार डीप में स्टडी करते हैं, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। अगर आपके पास कोई फार्म है और आप चाहते हो उससे आने वाली इनकम को मैं एग्जम्प्ट करा लूं, तो इनकम टैक्स की बात माननी पड़ेगी। द इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। कुछ कंडीशन आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर उन कंडीशन का पालन आपने किया तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, वरना आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सच फॉलोइंग कंडीशन आर, कंडीशन क्या है? द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है उससे बिल्कुल मिलती हुई वो फार्म बिल्डिंग होनी चाहिए अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए। जैसे आपका ये खेत है और यहां पे कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, यहां पर तो आपकी खेती हो रही है, बट जो ये बिल्डिंग है इससे जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, इसको हम एग्जम्प्ट तभी करेंगे जब वो बिल्कुल आपके लैंड से मिलती हुई हो। दूसरी कंडीशन, एंड द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू और द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड रिक्वायर इट एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस। अगर एग्जम्पशन चाहिए ना तो उस बिल्डिंग को आप कहां कहां पर यूज कर सकते हो? जैसे उस बिल्डिंग में आप एक ड्वेलिंग हाउस खोल सकते हो या फिर स्टोर हाउस खोल सकते हो, ठीक है, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। पता लगा उस बिल्डिंग को आपने किराए पर दे दिया बिजनेस के लिए या फिर किसी को रहने के लिए, तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशन को आपको पूरा करना है। इन एडिशन टू अबव कंडीशन, इनको तो आप पूरा करोगे ही करोगे, कुछ और कंडीशन भी है। एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का पालन आपको जरूर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं देयर आर 3 कंडीशन। यहां पर 3 कंडीशन है, बट तीसरी कंडीशन को आपको किन्हीं 2 कंडीशन में से चूज करना है। The land should either be assessed to land revenue in India or to be subject to a local rate assessed and collected by the officers of the government as such। जो आप लैंड की बात कर रहे हो, जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, या तो उस पर हमारे लैंड रेवेन्यू लोकल रेट से क्या कर ले, टैक्स की रिकवरी कर ले, या फिर अगर लोकल रेट से रिकवरी नहीं हो सकती, वेयर द लैंड इज नॉट सो अजेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज नॉट सब्जेक्ट टू लोकल रेट, तो इस पर आपको जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। इट हैव टू बी डिस्कस्ड डीपली। तो मैं आपको एक बार सिनेरियो बता देता हूं। इस वाले केस की 3 कंडीशन आपको पूरी करनी है, 3 कंडीशन, ठीक है, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ये तीसरी कंडीशन है, इसमें से आपको किसी 2 कंडीशन में से एक को चुनना है। लिख देते हैं, इट शुड बी वन आउट ऑफ अदर 2 कंडीशन, ठीक है जी। तो अगर आपने ये चूज किया तो बात खत्म है, बट अगर आपके ऊपर दूसरी वाली कंडीशन लगती है तो इसमें भी आपको एक बार फर्दर डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। और ये डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जरा किलोमीटर की बात की गई है, ठीक है जी। देखते हैं, इट शुड बी नॉट सिचुएटेड इन एरिया, यानी इन एनी एरिया एज कंप्राइज्ड within the jurisdiction of a municipality or a cantonment zone यानी board which has a population not less than 10,000 यानी कि 10,000 or more।
जिस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा की है वहां पर आपकी लैंड नहीं होनी चाहिए, वरना आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली एंड रिलेशन टू द रेंज ऑफ द पॉपुलेशन एज शोन हेयर अंडर। तो फिर आपके पास क्या उपाय निकलता है, हम कुछ एरियाज देख रहे हैं और उसके लिए पॉपुलेशन देख रहे हैं। अगर आप इन दोनों कंडीशन में आ जाते हो तो आप एग्रीकल्चर इनकम को आप एग्जम्प्ट क्लेम कर सकते हो। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेफर्ड टू इन आइटम ए। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो भी पिछली जनगणना हुई थी, ऑफ विच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस भी प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो उसके पहले दिन जो आपके पास सेंसस होगा, जो आपके पास सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इन पॉपुलेशंस को देखना है। ठीक है जी। अगर आपका एरिया 2 किलोमीटर तक है, 2 किलोमीटर तक है, अप टू 2 किलोमीटर, और आपके जो एरिया की पॉपुलेशन है वो 10,000 तक है, तो हम मानेंगे कि आपकी लैंड सही जगह है और आप हमसे एग्रीकल्चर इनकम की एग्जम्पशन ले सकते हो। ये सारी फिगर आप परेशान मत होइए, बस इन फिगर्स को आप याद रखिए, सब भूल जाइए मैंने ऊपर क्या लिखवाया है। बस आप एक बार मतलब कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, इन फिगर को याद रखिए। अगर एरिया अप टू 2 किलोमीटर है, मतलब आपकी लैंड का एरिया कहां से, म्युनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां का अगर पॉपुलेशन 10,000 तक है तो ठीक है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका एरिया 2 किलोमीटर से ज्यादा है बट अप टू 6 किलोमीटर है, तो अगर 1 लाख तक की पॉपुलेशन है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर एरिया 6 किलोमीटर से ज्यादा का है बट अप टू 8 किलोमीटर है, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक की है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, वरना एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे और फिर क्वेश्चन में गिवन पॉपुलेशन देखेंगे और इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन फुलफिल होता है तो एग्जम्पशन मिलेगी, वरना एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, बात समझ आई। बस आप इसमें यानी कि जो आप ये सेकंड पॉइंट है, जो आपका ये सेकंड पॉइंट है, मैं कहना चाहता हूं, बट प्लीज इसमें बस आप ये लिमिट देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया तो यहां से आएगा। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अब देखते हैं, वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सबसे पहले बताऊंगा ये ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेल। कैपिटल गेन में ट्रांसफर को सेल कहते हैं। सिचुएटेड इन अर्बन एरिया बी एग्रीकल्चर इनकम, ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेच दिया तो बेचने पे जो फायदा हुआ क्या वो भी एग्जम्प्ट होगा? नहीं जी नहीं, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। नो, एज पर एक्सप्लेनेशन 1 to section 2 subsection A, the capital gain arising from the transfer of urban agricultural land would not be treated as agriculture income under section 10। सेक्शन 10 कहता है इसको हम एग्जम्पशन नहीं देंगे, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बट विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 45। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा देन इट शैल बी टैक्सेबल, देन इट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। अब देखते हैं पहले इसमें लिखा क्या है। वी हैव सीन अबव डेट, हमने ऊपर क्या देखा,
एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सर इतनी देर से यही बात चल रही है। वेदर इट इज रिसीव्ड बाय द टिलर और द लैंडलॉर्ड, हाउएवर नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट बिकम एग्रीकल्चर ओनली, इसका मतलब क्या होता है? ओनली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इनडायरेक्ट कनेक्शन विद द लैंड। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट द अबव पॉइंट। अगर आपका रिश्ता लैंड से इनडायरेक्टली है और आप कह रहे हो ये तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें आप डोमेस्टिक काऊ का पालन पोषण करते हो और उससे जो मिल्क मिलता है उसको मार्केट में सेल करते हो, तो बताइए क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये आपकी क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है जी, बात समझ आई? क्योंकि यहां पर बेसिक कंडीशन यानी कि जो हमारी दो थी बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, उनका पालन नहीं हो रहा, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर स्लाइड में डाले हुए हैं, आइए एक बार एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? अ रूरल सोसाइटी हैज एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द सेलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर सोसाइटीज बटर मेड बाय दीज सोसाइटीज फ्रॉम क्रीम, क्रीम से इन्होंने बटर बनाया, सोल्ड टू देम बाय फार्मर्स। द मेकिंग ऑफ बटर वॉज अ फैक्ट्री प्रोसेस सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म। तो जो ये बटर प्रोसेस है ये क्या एग्रीकल्चर इनकम है? आइए एक बार कंक्लूजन पढ़ते हैं। द बटर रिजल्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्री ऑपरेशन सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म was not an agricultural product and the society was therefore not entitled। इस रूरल सोसाइटी को कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। तो इस बटर इनकम के लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर ना तो कोई आपने बेसिक ऑपरेशन को पूरा किया और ना ही कोई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को पूरा किया। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल के जरिए फर्क समझ आ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम क्या है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मिस्टर एक्स was the managing agent of a company। मिस्टर एक्स एक कंपनी के मैनेजिंग एजेंट हैं। He was entitled for a commission at the rate of 10% per annum। मिस्टर एक्स को कमीशन मिल रहा है 10% पर एनम का। क्यों मिल रहा है? ऑन द एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के नेट प्रॉफिट का। A part of the company's income was agricultural income। कंपनी की जो टोटल इनकम है उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। मिस्टर एक्स क्लेम्ड, मिस्टर एक्स ने क्या बोला? मिस्टर एक्स बड़े चालू इंसान है। मिस्टर एक्स कहते हैं, मिस्टर एक्स क्लेम दैट सिंस हिज रेम्युनरेशन was calculated with reference to income of the company, part of which was agriculture income। मिस्टर एक्स कहते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी से कि सर जो मेरे को एक कमीशन मिला है ना ये एग्रीकल्चर इनकम से मिला है, तो ये एग्जम्प्ट होना चाहिए। सच पार्ट ऑफ कमीशन एज वॉज proportion to the agriculture income was exempt from income tax। ये एग्जम्प्ट होना चाहिए। तो अब बताइए इनकम टैक्स अथॉरिटी इनके साथ कैसे डील करेगी? तो उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। उन्होंने अपने कंक्लूजन में क्या कहा? सिंस मिस्टर एक्स रिसीव रेम्युनरेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, therefore such remuneration does not constitute agricultural income। तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी बोली ये आप गलत कह रहे हो, जो आपको कमीशन मिल रहा है ये आपकी सेवाएं के बदले मिल रहा है, इससे कोई भी एग्रीकल्चर का लिंक नहीं है, तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा।
चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर वाई ओन 100 acres of agricultural land, a part of which was used as pasture of cow। 100 एकड़ की जमीन है, उसमें से कुछ हिस्सा गाय के पालन पोषण के लिए यूज होता है, यानी मैं इनको बोल सकता हूं डेयरी फार्म। द लैंड्स वर प्योरली मेंटेन्ड फॉर मैन्यूरिंग एंड अदर पर्पजेस कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एंड ओनली द सरप्लस मिल्क आफ्टर सेटिस्फाइंग द असेसी नीड। जो वो दूध निकाल रहा है उसके घर की जब जरूरत पूरी हो गई दूध की, तो क्या हुआ, जो सरप्लस मिल्क बचा उसको बेच दिया मार्केट में। ऐसा ही होता है, जब ताजा ताजा मिल्क निकलता है तो सबसे पहले अपने घर जाता है, उसके बाद कुछ बच जाता है तो मार्केट में सेल होता है। द क्वेश्चन अरोज, क्वेश्चन क्या आया, वेदर इनकम फ्रॉम सच सेल ऑफ मिल्क वॉज एग्रीकल्चर इनकम। बताइए क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। कंक्लूजन क्या आया, द रेगुलरिटी विद विच द सेल्स ऑफ मिल्क वर अफेक्टेड एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड showed that the assessee carried on regular business of producing milk and selling it as a commercial proposition. Hence, it was not agricultural income. तो फिर कंक्लूजन क्या आया कि ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। इन रिगार्ड टू फॉरेस्ट ट्रीज, जो जंगल के पेड़ होते हैं, of spontaneous growth which grow on the soil unaided by any human skill and labor, there is no cultivation of the soil at all। यानी कि जो जंगल के पेड़ होते हैं, जो जंगली पेड़ होते हैं, वो तो अपने आप उग जाते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग बेसिक ऑपरेशन नहीं करता। Even though operation in the nature of forestry operation performed by the assessee may have the effect of nursing and fostering the growth of such forest trees, it cannot constitute agricultural operation। तो जो वे आपके जंगली पेड़ अपने आप उग गए, तो जंगली पेड़ जब बिकते हैं, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सच फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ डज नॉट देयरफॉर कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम। ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी बेसिक ऑपरेशन इनमें नहीं डाला। ये जो पेड़ थे आपके आंगन में, आपके घर के बाहर अपने आप उग गए, तो इससे जो आपको पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है, सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज हमको बताइए एग्रीकल्चर इनकम क्या है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो आइए एक बार देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जैसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सीड्स, अगर आप बीज भी बेचते हो तो एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपिंग्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आपको किराया मिलता है एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो आपकी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, अगर आप बैम्बू उगाते हो तो ये भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए अब देखते हैं एग्रीकल्चर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के क्या है। जैसे इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम फिशरीज, अगर आप फिश पकड़ते हो तो ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, तो ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई। चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता, बट जिस असेसी की एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होती है, तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये देखना जरा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट बनेगा।
ठीक है जी। तो इसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ओके, थैंक यू सो मच।